जनरल साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मनविंदर नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। ईरान और इज़राइल के बीच में युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने भी ये दावा किया है कि ईरान अपनी मिसाइलों और विस्फोट से लैंस ड्रोन को हमले के लिए तैयार कर रहा है और वहीं ईरानी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने भी युद्धपोतों को भी खाड़ी में अलर्ट कर दिया है। इसी बीच इज़राइल ने भी पूरे देश में अलर्ट कर दिया है। मैं सर आपसे एक कंप्लीट नोट लेना चाहती हूँ ताकि मेरे दर्शक समझ सकें कि आखिर चल क्या रहा है। प्लीज़ सर। हाँ, बिल्कुल। देखो, ये सच्चाई है। 7 अक्टूबर को हमास ने इज़राइल पे हमला किया और एक टेररिस्ट एक्शन था जिसमें करीब के 1200 लोग मारे गए और 350 के करीब को बंदी बना के ले गए। और ये जो हमास ने हमला किया था, ये एक प्रकार से प्रॉक्सी है ईरान का, क्योंकि ईरान और इज़राइल के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। ईरान जो है वो शिया देश है और जबकि सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह ये सुन्नी हैं। और अब कुछ एक समय पहले ईरान और सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में भी अच्छे रिलेशनशिप कराने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए चीन का हाथ था। मगर ईरान और इजराइल के रिलेशन बहुत खराब है और हरदम इजराइल जो है ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने दे रहा। जब भी वो ऐसी सिचुएशन में होते हैं कि न्यूक्लियर हथियार बनाने वाले होते हैं, वो उसकी जो फैसिलिटी उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब ईरान ने बड़ा अच्छा सोचा कि उसने अपने प्रॉक्सी जो हैं, उसके 3 हैं अभी इस खाड़ी में। एक तो है हमास जो गाजा पट्टी में है, हिजबुल्लाह जो कि एक प्रकार से लेबनान है, साउथ लेबनान, और होती रिबल यमन। इनका इस्तेमाल करके इनको ट्रेन करता है, इनको पैसे देता है, इनको मोटिवेट करता है। उनमें से जो हमास वो शिया मिलिटेंट ग्रुप है और दूसरे जो है हमास जो सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है और हिजबुल्लाह और होती जो है वो शिया है। अब जो हमला हमास ने किया था इजराइल के, ये एक सोची समझी साजिश थी ईरान की। ईरान ने ही कराया था, ईरान ही पैसा देता है, ईरान ही हथियार देता है। ये भी सुनने आया कि ये बदला था जो मेजर कासिम सुलेमानी को मारा था अमेरिका ने इराक के अंदर, जो कि एक मेजर जनरल थे ईरान के। तो ऐसा भी सुना है। तो मतलब ये है कि अब वो लड़ाई जो थी वो धीरे धीरे हमास और इजराइल के बीच में स्टार्ट हुई और ये फैलने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हौती रिबल है वो रेड सी के अंदर समुद्र में जहाजों को पकड़ने लगे जो इजराइल के और यूरोप की तरफ जा रहे थे। और अभी जो जहाज हैं वो पूरा डेट्यूड लेके जा रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट का। तो पैसा भी ज्यादा लग रहा है, समय भी होगा। इसी प्रकार से जो हिजबुल्लाह लेबनान में है, साउथ लेबनान में, वो भी बहुत ज्यादा सक्रिय हो रखे हैं, वो भी फायर करते हैं इजराइल पे। मगर अभी तक वो खुल के नहीं आए हैं। तो ये सच्चाई है कि ऐसी सिचुएशन जो है वो थी। मगर ईरान डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था इस लड़ाई में। उसकी 2 रीजन है। एक रीजन तो यह है कि वो नहीं चाहता कि अगर लड़ाई में इन्वॉल्व होता है तो उसको भी नुकसान होगा, उसके ऊपर सैंक्शन लगेंगे। उसके ऊपर पहले ही जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जो कि जिसको न्यूक्लियर डील है, जब से अमेरिका निकला है तब से उसके ऊपर सैंक्शन लग गए हैं। भारत भी ऑयल लेता था, वहां भारत का भी ऑयल बंद होगा। तो ऐसे में ईरान ने सोचा था कि वो अपने जो प्रॉक्सीज है उनके साथ लड़ेगा इजराइल के अगेंस्ट, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। और इसका दूसरा रीजन भी था कि ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप, जो यूएसएस ईसन हॉवर है और एक और जो युद्धपोत, प्लस अपने डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट वहां पर रेड सी में लगा दिए थे। अगर ईरान कुछ भी ऐसा करता है तो इसके ऊपर वार किया जाएगा। तो इसलिए ईरान डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, वो अपने जो रेबल थे उनसे ही काम कर। अब बात आती है इजराइल की। अब इजराइल सच्चाई है कि इजराइल का मेन एम था इस लड़ाई के अंदर कि हमास को बर्बाद करना, होस्टेजेस को वापस लाना। अब वो काम तो हुआ नहीं है, क्योंकि पूरा हमास तो खत्म हुआ नहीं है। हमास की जो स्ट्रेंथ है करीब करीब 30 से 35 हजार है। 10,000 से ज्यादा लड़ाकू नहीं मारे गए हैं। और जबकि हिजबुल्लाह की करीब करीब 1 से 1.5 लाख है और होती रिबल करीब करीब 30 हजार के करीब है। तो ऐसे में पूरे के पूरे
होस्टेजेस भी नहीं आए, 100 होस्टेजेस आए। तो ऐसे में इजराइल जो है वो हमला करता जा रहा है, और जो पैलेस्टाइन में लोग हैं उनमें कम से कम 34,000 के करीब मारे गए हैं सिविलियन, और जो पॉपुलेशन 23 लाख के करीब है उसमें से 90% पॉपुलेशन जो है वो पूरी डिस्प्लेस हो गई है। लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा में आ गए हैं, राफा में। अब वो राफा में छुपे होते 10 से 15 लाख। अब इजराइल ने मन बनाया कि जो सदर्न गाजा है, जो राफा, उस पर भी हमला किया जाएगा। मगर अब यूरोप में और अमेरिका में भी ये बात आने लगी कि वहां पर कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है, पैलेस्टीन मारे जा रहे हैं और उसमें बच्चे और औरतें ज्यादा हैं, तो ये लड़ाई बंद होनी चाहिए, इसमें सीज फायर होना चाहिए और हॉस्टेजेस की दान प्रदान होना चाहिए। मगर इजराइल इतना इंटरेस्टेड नहीं है। इजराइल कहता है कि हम रफा में हमला करेंगे। इसमें इसके और अमेरिका के रिलेशन में भी खटास आई थी इसको लेके। अब सच्चाई एक और भी है कि जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, वो अब अनपॉपुलर होते जा रहे हैं अपने देश में। अगर इलेक्शन होते हैं, जो इलेक्शन अभी ड्यू थे, तो वो इलेक्शन हारेंगे क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी डाउन है। उनके पास जो सपोर्ट है वो हार्ड लाइनर्स की है। वो कहते हैं कि आप लड़ाई बंद नहीं करें, स्टार्ट रखें। मगर अब लोग कह रहे हैं आप होस्टेजेस को लाएं, आप सीज फायर करें। ये आवाज इजराइल से भी आ रही है, और ये इजराइल यूरोप से भी आ रही है, और अमेरिका भी प्रेस कर रहा है कि अब बहुत ज्यादा लोग मारे गए हैं। मगर इजराइल जो है वो नहीं बंद करना चाहता। उसकी वजह मैंने बताया आपको, जैसे लड़ाई खत्म होगी, इलेक्शन होंगे और नेतन्याहू हारेगा। कहीं ना कहीं इजराइल का मन है कि लड़ाई चलती रहे और किसी तरीके से ईरान भी आ जाए। अगर ईरान भी आ जाता है इस लड़ाई में तो फिर ये लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होगी। ये भी एक सोची समझी साजिश नेतन्याहू को। इसको मद्देनजर रखते हुए अभी जो हमला हुआ है, जो कि इजराइल ने माना नहीं है कि उन्होंने ओन अप नहीं किया, मगर जो सीरिया में डेमस्कस में जो कॉन्सुलेट था ईरान का, उस पर हमला किया गया। उस पर मिसाइल और रॉकेट के फायर से 2 ब्रिगेडियर जनरल मारे गए और कुछ एक और सीनियर मिलिट्री कमांडर को मारा गया। तो ऐसे में ईरान पलटवार तो करेगा, इसमें कोई शक नहीं। जबकि उसको मालूम है इजराइल ने किया ये, जबकि इजराइल ने इसको माना नहीं है। और अब सबको पता है कि इफ वाला क्वेश्चन तो है नहीं, अब क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर, कब और कहां करेगा। हमला तो पक्का करेगा, जो ईरान ने साफ सुथरे शब्दों में बोला हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अमेरिका ने वार्निंग दी है कि ये इस वीकेंड में ही हमला कर देगा अब इजराइल ईरान पे। अब वो कैसे हमला करेगा, कहां करेगा, इस पे बातचीत होती है। कि वो जो बातचीत आप आगे पूछेंगे, फिर बात करते हैं कि उसके पास जी। क्या ऑप्शन है और कौन सी ऑप्शन वो उसको बेटर रहेगी, वो अपनाने की कोशिश करेगा। मनविंदर सर, आपने जो हालात बयान करे हैं, जो आपने सीन दिखाने की कोशिश की है, उससे तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरा बिल्कुल सिर पे आया हुआ है। तो हाँ जो बिल्कुल। भारतीय वहाँ हैं, इज़राइल में जो भारतीय हैं, अगर युद्ध होता है तो उनको निकालना तो फिर बहुत बड़ी थ्रेट हो जाएगी ना? हाँ वो बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। चुनौती हो जाएगी। वो बात आगे की है। वो जो 30-35 हजार के करीब आपके ईरान में भी हैं, इजराइल में भी जी, है, मिडिल ईस्ट में इज़राइल भी में हैं। भी है ऑफ़ कोर्स। जी, हाँ हाँ, इजराइल में भी हैं, ईरान में भी हैं, मिडिल ईस्ट में भी हैं। पहले तो ये देखते हैं इस लड़ाई अगर ये फैलती है, अगर इजराइल के ऊपर हमला करता है ईरान और ये लड़ाई फैलती है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। ये सच्चाई है। अगर ईरान इजराइल पे हमला करता है और डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करता है, तो अमेरिका जो अभी तक प्रेशराइज करा था इजराइल को सीज फायर करो, वो कह रहा है कि हम आयरन क्लैड फ्रेंड हैं इजराइल के। तो उसने वार्निंग भी दी है कि अगर ईरान हमला करेगा तो फिर हम इस लड़ाई के अंदर इजराइल के साथ हैं। तो ये भी अभी समझना पड़ेगा। इसका मतलब लड़ाई का दायरा बढ़ सकता है, ये लड़ाई फैल सकती है जो अभी तक नहीं फैली थी। दूसरा आप सही इजराइल कह रहे हैं। को, हाँ, जी, दूसरा ईरान ने भी वार्निंग दी है अमेरिका को कि ये झगड़ा ईरान और इजराइल के बीच में है और अमेरिका इसके बीच में ना आए। उसके अगर बीच में आएगा तो फिर हम इसके जो मिलिट्री बेसिस हैं जो कि गल्फ कंट्रीज में, जैसे सीरिया में भी हैं, इराक में भी हैं, और वहां पर हम हमला करेंगे।
तो ये भी बात है। इसको मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो यूएसएस ईशनहावर और काफी फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर भी उसने अभी लगा दिए हैं रेड सी में। अब क्वेश्चन उठता है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जो ऐसी सिचुएशन होती है तो भारत के पास क्या ऑप्शन है। तो वो ऑप्शन बड़े आसान है, कर रहेगा भारत। भारत पहले भी लाता रहा है। उससे पहले हम देखते हैं कि हो क्या सकता है। अब जी। ईरान ने हमला तो करना है। ईरान के पास क्या ऑप्शन है? ईरान के पास एक ऑप्शन है कि आप वो फुल फ्लैश हमला कर दे अपने मिसाइल से और रॉकेट से इजराइल के ऊपर। तो अगर ये करता है तो फिर इजराइल और ईरान के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। मगर यह भी सच्चाई है कि जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है, उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा इजराइल पे, और फिर इजराइल पलटवार करेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर, अगर ऐसा होता है तो ये भी सच्चाई है कि अमेरिका इसके साथ आ जाएगा। जो अभी अमेरिका था वो लड़ाई के अंदर न्यूट्रल होने की चांस में था और थोड़ा सा प्रेशराइज करा था इजराइल को सीज फायर करे। तो दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व ना करे, बल्कि वो अपने जो प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला, हौती रिबल या हमास से हमला कराए, वहां से मिसाइल और रॉकेट्स का फायर कराए इजराइल पे और नुकसान कराए, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो। क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो नहीं चाहेगा, क्योंकि उसके ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लग जाएंगे, पलटवार भी होगा। ये भी हो सकता है कि वो ऐसा करे। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट इजराइल पे हमला ना करे, बल्कि इजराइल की जो एम्बेसीज हैं दूसरे देशों में उनके ऊपर हमला करा दे, या खुद करे या इन प्रॉक्सियों से करा दे और डिसोन करे, प्रॉक्सियों से करा दे। जिस प्रकार से कॉन्सुलेट जो था ईरान का और सीरिया में दमस्कस में बर्बाद किया, इसी प्रकार कुछ ऐसा ही पलटवार करे कि वो किसी कॉन्सुलेट में और या एम्बेसी में जो इजराइल की है इन देशों में, ऐसा भी हो सकता है। अब कैसे करेगा जो ईरान, ये तो समय ही बताएगा, मगर ईरान करेगा जरूर, और इसके लिए इजराइल भी तैयार है। इजराइल भी पलटवार करेगा। अगर पलटवार करता है, अगर ये डायरेक्ट हमला हो जाता तो फिर ये लड़ाई फैल सकती। अगर वो अपने रेबल्स के थ्रू कराएगा, जो कि इसकी प्रॉक्सीज हैं हिजबुल्ला और हमास और होती रेबल, तो हो सकता है ये लड़ाई ज्यादा फैलेगी, क्योंकि उसने डायरेक्ट तो किया नहीं, इन प्रॉक्सीज ने किया है। आप उनके ऊपर हमला करेंगे। दूसरा, क्या वो अमेरिका के बेसिस पे हमला कर सकता, जो सीरिया में भी है, इराक में भी है और यूएई वगैरह में भी है, वो भी कर सकता है। वो तभी करेगा जब अमेरिका खुल के इजराइल के साथ आएगा, उसकी सपोर्ट करेगा। उसको हथियार वगैरह देना कोई सपोर्ट नहीं, वो तो मालूम है कि इजराइल को जो हथियार ज्यादातर अमेरिका ही देता है, $12 बिलियन का वो एड देता है हर साल, तो इसमें तो कोई शक नहीं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन होगी। अब पॉइंट आता है कि अगर ये लड़ाई फैलती है तो फिर जो भारतीय हैं उनको कैसे लाया जाएगा। देखो, अभी जी। तक कोई और देश का तो कोई जा नहीं रहा नागरिक वहां से, वहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आई। सारी सिचुएशन जो खराब है वो है गाजा पट्टी में। गाजा पट्टी में भारतीय अभी कोई है नहीं, सब निकाल दिए थे। अब जो बात आती, चाहे ईरान में हो, इजराइल में हो, वहां पर दूसरे देशों के भी हैं। अगर वहां सिचुएशन खराब होती है, अगर हम खुदा ना खास्ता ऐसी सिचुएशन आती है, तो हमारे पास काबिलियत और क्षमता है। हम अपनी एयर पावर का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भेजेंगे और बाकी जो हैं प्राइवेट एयरक्राफ्ट भेज के हम वहां से निकाल लेंगे। प्रीमेच्योर निकालना मुझे नहीं लगता ठीक होगा, क्योंकि हो सकता है ये सिचुएशन इतनी नाजुक ना हो, और मुझे लगता है सिचुएशन ज्यादा नाजुक होने के चांसेस कम है, क्योंकि सबको पता है कि कोई नहीं चाहता ये लड़ाई फैले, क्योंकि लड़ाई कोई इसका नहीं चाहता। इम्पैक्ट, हाँ लड़ाई, इसका इम्पैक्ट आप देखें। इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर ये लड़ाई फैलती है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ जा सकती है। इसके अंदर एक्टिव कैरेक्टर जो ऐड हो जाएंगे,
तो रूस और चीन का आने का भी संभावना बढ़ जाएगी, तो फिर ये लड़ाई रुकेगी नहीं। उधर से आप जो यूक्रेन और रूस की लड़ाई लगी हुई है, उससे सप्लाई चेन काफी हद तक उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ है। एनर्जी सेक्टर और आपके जो फूड और फर्टिलाइजर महंगे हुए हैं, इकोनॉमी ने बहुत बड़ी हिट ली है। ऊपर से इजराइल हमास की लड़ाई में भी इकोनॉमी ने का बहुत एडवर्स इफेक्ट हुआ है और एनर्जी के रेट्स बढ़े हैं, ऑयल गैस वगैरह के। और ऐसे में पूरा फुल फ्लैज वार हो जाता है ईरान और इजराइल के बीच में, और अमेरिका भी आता है, तो फिर ये लड़ाई जो है, एक तो ये फैलने के चांसेस हैं, एक इकोनॉमी पे बहुत एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा पूरे वर्ल्ड की। तो मुझे लगता नहीं कि सिचुएशन इतनी खराब होगी। आज की तारीख में ऐसा नहीं लगता, मगर कल क्या होगा कोई नहीं कह सकता। तो ये सच्चाई है, भारत ने अपनी रणनीति बना ली है, भारत ने एक ब्लूप्रिंट बना लिया है, और भारत जो है एक ऐसा देश है कि आज तक अपने लोगों को सबसे पहले लेके आता है। यही नहीं, जो बाकी हमारे पड़ोसी छोटे देश हैं जो नहीं ला सकते, उनके भी जो सिटीजन है उनको हेल्प करता है। तो ये एक ब्लूप्रिंट बना दिया है, पर भारत इसको प्रीमेच्योरली नहीं करेगा, क्योंकि याद रखो मनविंदर, यहां से हमें कम से कम 20 से 22 बिलियन डॉलर पर साल जो है पैसा आता है, जो कि ये लोग कमाते हैं और भेजते हैं रिन्यूमेशन। तो उनको वहां से लाना, अभी कोई ऐसी सिचुएशन नजर नहीं आ रही। अगर सिचुएशन वहां से खराब होती है तो भारत के अंदर ये काबिलियत और क्षमता है, और भारत की गवर्नमेंट जो प्रो मोदी साहब की है, जिसने यूक्रेन से, सीरिया से, इराक से एक ऐसी जगह से जहां पर सिचुएशन खराब थी वहां से निकाले हैं। तो यहां से भी भारत के जो सिटीजन है उनको पता है कि अगर कुछ भी लड़ाई जैसी माहौल होती है तो भारत एक ऐसा देश है, भारत देश निकाल लेगा उनको। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई पैनिक की जरूरत है मनविंदर। सर, खबरें ये भी सुनी जा रही हैं कि इज़राइल और ईरान के बीच गाज़ा युद्ध को लेकर के पहले से ही तनाव भड़का हुआ है। लेकिन अभी सीरिया में ईरानी दूतावास में सैन्य कमांडर की हत्या के बाद चीज़ें कुछ ज़्यादा बिगड़ गई हैं। इसमें हाँ मैं आपका बिल्कुल, कमेंट चाहती हूँ। ये तो सच्चाई है कि आ बैल मुझे मार। और कहीं ना कहीं इजराइल ने जिस प्रकार से अभी डमस्कस में जो कॉन्सुलेट था ईरान का, उसके ऊपर हमला करके उनके जो ब्रिगेडियर जनरल को मारा, तो फिर तो आप ईरान को जानबूझ के आप इस लड़ाई के अंदर लेके आ रहे हो। और मैंने बताया उसकी वजह ये भी है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू नहीं चाहते लड़ाई बंद हो, क्योंकि उनको लगता है वो बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं। लड़ाई बंद होगी तो इलेक्शन होंगे, और इलेक्शन में उनका जीतना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में सच्चाई यह है कि अगर आपने कॉन्सुलेट में ये ऑपरेशन किया है तो ईरान तो पलटवार करना पड़ेगा। ईरान के पास कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि उसकी पब्लिक तो मानेगी नहीं। तो मगर कहाँ करेगा, कब करेगा, यही क्वेश्चन है। मगर करे तो गा, इसमें कोई शक नहीं। और जिस प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बोला कि इस वीकेंड तक वो हमला कर देगा, हो सकता है इतनी जल्दी हमला हो जाए, पर कैसे उसका रूपरेखा क्या होगी, क्या वो डायरेक्ट हमला करेगा या अपने जो प्रोक्सीज के मध्य से कराएगा, क्या वो डायरेक्ट इजराइल पे हमला करेगा या कोई उनकी एम्बेसी जो है किसी दूसरे देश में उस पर कराएगा, और क्या अमेरिका का रुख होगा। अगर अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व करता है तो फिर ईरान का क्या होगा, क्या चीन और रूस लड़ाई में शामिल हो सकते हैं, तो फिर ये लड़ाई का दायरा बढ़ जाएगा। तो पहले रूस यूक्रेन लड़ाई से और इजराइल हमास से पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी स्थिति कोई अच्छी नहीं है, और अब और खराब हो जाएगी। तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रकार से एडवर्स इफेक्ट हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा देश है, स्पेशली बड़े देश, वो चाहेंगे कि लड़ाई फैले। मनविंदर। सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है और अपने देश के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, उन्होंने ये एक बहुत बड़ी बात कही है कि आतंकवादियों के मन में ये ख़्याल नहीं आना चाहिए कि अगर वो सीमा पार बैठे हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं हो सकता। आतंकी कोई नियम कानून तो मानते नहीं हैं, तो उनका सफाया करने में भी कोई नियम और कानून नहीं माना जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि ये जो स्टेटमेंट अभी पास किए हैं, एक तो
ये गार्डियन न्यूज़पेपर की जो खबर छपी थी इंग्लैंड से, एग्ज़ैक्टली। ब्रिटेन से, जी, जी। उसमें बताया था कि भी भारत की इन्वॉल्वमेंट है, ये 20 से ज़्यादा आतंकवादी ये 4-5 साल में मरे हैं, लास्ट 3-4 साल में पाकिस्तान में। ये भारत ने इशारा भी किया कि भारत का इसमें लेन-देन नहीं है, ये हो सकता है कि पाकिस्तान की जो आईएसआई है, उसने जानबूझ के मराए हों क्योंकि ये एक प्रकार से लायबिलिटी बन के थे, ये भी हो सकता है। मगर ये सच्चाई है कि भारत की अंदर काबिलियत व क्षमता है। भारत ने अपनी जो काबिलियत और क्षमता है वो 2016 में जब उड़ी ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद भारत ने घुस के कम से कम 18 से 20 उनके जो लॉन्च पैड थे उनको बर्बाद किया एक रात में और कम से कम 40 के करीब आतंकवादियों को मार गिराया और उसमें 3 कम से कम 5 से 10 फौजी भी थे। तो उस समय भारत ने ये दिखा दिया था कि अगर आप भारत के अंदर हमला करेंगे, आतंकवादी घटनाएँ करेंगे और ये सोचेगा भारत कुछ नहीं करेगा, वो ज़माने चले गए। और अगर न्यूक्लियर हथियार के एक प्रकार के दबाव से भारत नहीं दबने वाला। इसके बाद जब पुलवामा हुआ, जहाँ हमारे 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, तो हमने बालाकोट किया, जो कि एक एयर स्ट्राइक था और वो एयर स्ट्राइक पीओजेके में नहीं था। वो खैबर पख्तूनख्वा में था, 90 किलोमीटर डीप इनसाइड। मिराजिस 12 मिराज गए और पूरा जो जैसे मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप था जिसमें 300 से ज़्यादा आतंकवादी थे और कुछ एक उसमें मिलिट्री पर्सन थे, उनको मार गिराया, बिल्कुल बर्बाद किया। तो सच्चाई ये है कि इशारा उस तरफ भी था कि अगर कोई ये सोचे कि आतंकवादी हमला करेंगे और वापस चले जाएँगे पाकिस्तान में, भारत कुछ नहीं करेगा, वो नहीं होने वाला, भारत घुस के मारेगा। अब उसको आप किसी तरीके से देख लें कि क्या इसका मतलब यही है या क्या ये वो भी आतंकवादी हैं जो आज तक श्रेण लेके सोचते हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर चले गए, अब भारत कुछ नहीं कर सकता। तो भारत एक प्रकार से अपनी इच्छा भी है, शक्ति भी है और कैपेबिलिटी भी है। इसको भी मुजाहिर इसीलिए कर तो रहा है, तो ये घर में अन्यथा घुस के मार रहे हैं। बिल्कुल। एक होता है स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी, स्टैटिक बिना कहे बहुत कुछ कहना। बिना कहे बहुत कुछ कहना, आपको ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को मानना पड़ता। स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूइटी रखो, आपने डिस्प्ले कर दिया कि आपने 2016 में किया, 2019 में किया और आपके पास काबिलियत और क्षमता है। अब ज़हूर मिस्त्री वो टेररिस्ट है जिसने भारत का जो एयरक्राफ्ट था जो हवाई जहाज़ था उसको हाईजैक किया था। वो कितने साल पुरानी बात। तो सच्चाई ये है कि एक मैसेज है कि अगर कोई आतंकवाद घटना करके भारत में, पाकिस्तान में छुपेगा और ये सोचेगा कि भारत कुछ नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी भूल है। मुझे लगता है ये मैसेज गया है। अब इसको ज़रूरी नहीं है कि हमें कहना है कि करना है। मुझे लगता है 2 and 2 + 4 ये हमें सोच-विचार करना है। पर हाँ, अब भारत चुप रहने वाला नहीं है। देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म और भारत का पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है जब तक आतंकवाद बंद नहीं करेगा। और भारत कोई नहीं चाहता इकोनॉमिक रिलेशनशिप करना और आज पाकिस्तान जो है वो हड़बड़ाहट में है। वो चाहता है कि भारत के साथ जो है रिलेशनशिप बनाए, मगर भारत रिलेशनशिप जब ही बनाएगा जब वो आतंकवाद का छोड़ दे। क्या वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ देगा, समय बताएगा। दूसरा, हमने तो रिलेशन खराब नहीं किए। जब आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया तो पाकिस्तान ने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी। तो ये सच्चाई है। अब भारत जो है एक बहुत अच्छा मैसेज दे दिया है और ये मैसेज पूरे वर्ल्ड में चला गया है कि आतंकवाद के अगेंस्ट भारत का ज़ीरो टॉलरेंस। मनविंदर। एक और बात उन्होंने जो बात आप कह रहे हैं, वही बात उन्होंने भी कही है। अ, एस जयशंकर ने। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों को चलाना सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि पाकिस्तान आज से नहीं, मुंबई हमलों के समय से नहीं, बल्कि वो तो 47 से ही जो है जम्मू-कश्मीर का ज़िक्र करता रहा है और हमारे लिए हम पर हमले करता रहा है। हाँ, बिल्कुल, तो ये तो सच्चाई है क्योंकि आप अगर आप देखें कि 22 अक्टूबर 1947 को उसने ज़बरदस्ती हमला किया था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को और 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था महाराजा हरि सिंह ने। तो इसका मतलब जी। 26 अक्टूबर को वो भारत का हिस्सा बन गया और उसके बाद उसने जो इलीगली ऑक्यूपाई रखा, बाकी इलाका हमने जीत लिया और यूनाइटेड नेशन में गए। मगर यूनाइटेड नेशन में एक बहुत
जो उसकी रूपरेखा थी उसमें सबसे पहला स्टेप ये था कि पाकिस्तान विल वकेट एवरी इंच ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी, और उसके बाद भारत उतने रखेगा जितनी जरूरत है, और फिर इसके अंदर पेल्बिसाइड हो। क्या पाकिस्तान ने कभी ये कार्रवाई की? क्या पाकिस्तान वहां से गया पीओजे के से? क्योंकि उसको मालूम था अगर वो जाएगा तो होगा क्या, वो हार जाएगा, क्योंकि उस समय लोग जो थे वो इसके बिल्कुल आगे थे। उन्होंने लोगों को लूटा, औरतों का रेप किया, बच्चों को मारा, बूढ़े लोगों को मारा। तो यह सच्चाई है। मगर वो बिल्कुल चेंज होगा 1972 में। जब 1972 में शिमला एग्रीमेंट हुआ, ये होगा कि ये बाइलेटरल इशू है, इसमें कोई किसी थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन की नहीं। तो आज की तारीख में ये बायलैटरल इशू है, और हम अब साफ सुथरे शब्दों में पाकिस्तान को बता रहे हैं कि भाई पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान आपने इलीगली ऑक्यूपाई किया था। अगर आप रिलेशनशिप भारत के साथ करना चाहते हैं, ये भारत का हिस्सा है, ये वापस दे, इसमें कोई शक। और मुझे लगता है आने वाले समय में ये होगा। उसकी वजह ये है कि हमारा जो जम्मू कश्मीर है और गिलगित जो हमारा लद्दाख है, उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, अमन शांति और डेवलपमेंट का माहौल है। और पीओजे के गिलगित बाल्टिस्तान में लोग जो हैं बहुत पीछे रह गए, भूख मर रहे हैं, पानी बिजली कुछ नहीं है, पेंशन और पे नहीं मिली है 2-2 साल से, आटे की कीमत 400 से 450 रुपए है। और ऐसे में वो कहते हैं हम जो है भारत में मिलना चाहते हैं क्योंकि हम भारत का हिस्सा थे, आपने इलीगली ऑक्यूपाई। तो ये एक मुझे लगता है सिचुएशन हो गई है, और मुझे लगता है आने वाले समय में इशारा काफी है, काम वहीं से होगा। वहां लोग जो हैं अब 11 मई को कह रहे थे कि हम, उन्होंने बहुत ज्यादा मुजाहरा किया है, और आने वाले टाइम में वो समय दूर नहीं कि जब पीओजे के और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का हिस्सा होगा। मनविंदर। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मनविंदर।